Hi everyone, welcome back to the channel Success with Rai Academy. Today is 8th of January 2021 and here we are with the news discussion along with the editorial and the idea page discussion. So let's begin. In the national news, there are two important news. One is about US, the Trump's democracy. हुआ ये है कि वहाँ पे ट्रम्प के अगेंस्ट में जो नवंबर में इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे ट्रम्प के अगेंस्ट में जो बाइडेन लड़े थे और वो काफी मेजोरिटी से वहां पे जीत भी गए, जो कि ट्रम्प को प्लस उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्हें इजिली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस विन को लेके, इस इलेक्शन को लेके उन्होंने काफी क्योर्स वहां पे जो कैपिटल हिल एरिया है, जो इनका जहाँ पे सारी गवर्नमेंट रूल की बातें होती हैं, डिस्कशन होता है, वहां पे उन्होंने काफी अराजकता फैलाई है। इस न्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, कैपिटल वर्ड बार बार यूज किया गया है। कैपिटल वर्ड को कैपिटल के साथ कंफ्यूज नहीं करने का है। कैपिटल का मतलब होता है अ बिल्डिंग इन विच फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर कैरिड आउट, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट की जो बातचीत होती है, जो प्लानिंग होती है, जो एग्जीक्यूशन होता है, वो इन बिल्डिंग्स में होती है। जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, राज्यसभा इंडिया में होती है, वैसे राइट। अब वहां पे जो बिल्डिंग है इन विच यूएस कांग्रेस मीट्स, वहां पे कैपिटल हिल जो एरिया है वहां पे दिस इज द प्लेस वेयर यूएस कांग्रेस मीट्स एट वॉशिंगटन, राइट। अब इस न्यूज की जो क्रक्स है वो ये है कि वहां पे ट्रम्प के जो सपोर्टर्स हैं उनको ट्रम्प ने इंस्टिगेट किया है कि वो वहां पे पीसफुल एनवायरनमेंट ना होने दे। उन्होंने कैपिटल हिल को पूरा सीज कर लिया, ना तो कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है, और पुलिस ने भी सपोर्ट नहीं किया है। इसी न्यूज को लेके एडिटोरियल पेज पे काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, सो स्टे ट्यून। इस न्यूज के साथ एक चीज और आपको जानना चाहिए कि यूएस में जो इलेक्शन है वो क्या उसका ढांचा क्या है, राइट। सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो दैट एवरी 4 years यूएस में इलेक्शन होते हैं। नाउ एक कंडीशन ये है कि आपको सिटीजनशिप यूएस की होनी चाहिए, आपका जो मिनिमम एज है वो 35 years होना चाहिए। इट डज नॉट मैटर कि आपने एजुकेशन कहां से ली है, बट यस यू शुड बी द सिटीजन ऑफ यूएस, राइट। नाउ वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, आपको इलेक्शन अगर लड़ना है तो वहां पे 14 साल से आपको यूएस में रहना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 साल पहले यूएस में आए हैं, सिटीजन है बट 5 साल पहले यूएस में और इलेक्शन लड़ गया, नहीं, आपको 14 साल पहले पीछे से आपको अपनी एग्जिस्टेंस वहां शो करनी होगी। अब जो इलेक्शन होता है वो नवंबर में स्टार्ट होती है और नवंबर के जो फर्स्ट वीक में जो मंडे आता है उसके अगले ट्यूसडे को इलेक्शन स्टार्ट होती है। यानी कि अगर इस नवंबर में पहला हफ्ता आया और उस पहले हफ्ते का जो मंडे है उसके जस्ट नेक्स्ट ट्यूसडे को इलेक्शन स्टार्ट होती है, राइट। फर्स्ट थिंग दिस शुड बी वेरी क्लियर। नाउ द एज, ट्रम्प जो थे उनका एज था 64 years और बाइडेन का एज है 68 years। जो इलेक्शन हुए थे वो 3 नवंबर को 2020 में हुए थे, जिसमें कि जो बाइडेन काफी मेजोरिटी से जीते थे। जो बाइडेन 20 जनवरी को दिस ईयर 20 जनवरी 2021 को वो 46 प्रेसिडेंट का ओथ लेने वाले हैं। अब वोटों की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट बनने के लिए टू बिकम अ प्रेसिडेंट इन यूएस यू नीड टू हैव 270 सीट्स, आपको 270 सीटें जीतनी चाहिए। उनमें से बाइडेन को मिले हैं 306 वोट्स जो कि 51.4% है टोटल वोट्स का, और ट्रम्प को मिले हैं सिर्फ 232 वोट्स जो कि है 46.9%। इसके पीछे का जो लॉजिक, जो रीजन है कि वो इतना कम वोट क्यों मिला, ये सब मैं आपको एडिटोरियल पेज में डिस्कस करने वाली हूँ। नाउ वन मोर थिंग, जो यूएस में जो वोटिंग होती है वो होती है इलेक्टोरल वोटिंग। अब इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था यूएस का तो वहां पे ये कंफ्यूजन था कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा या फिर पब्लिक वोटिंग होगी। तो इसमें एक बीच का रास्ता निकाला गया और ये डिसाइड हुआ कि इलेक्टोरल वोटिंग होगी, और तब से इलेक्टोरल वोटिंग के थ्रू ही प्रेसिडेंट डिसाइड किए जाते हैं। तो ये था ट्रम्प डेमोक्रेसी की न्यूज। इसमें उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचाया है, जो कैपिटल एरिया है, जो बिल्डिंग्स है उनको काफी नुकसान पहुंचाया है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये फर्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द जीडीपी। जैसा कि कल के एडिटोरियल पेज में मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो डिप किया है, उसने बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं दिखाया बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग।
और जो हमारा एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो एक रिपोर्ट देने वाला था 7 जनवरी को, जो कि कल था। तो उसने जो रिपोर्ट दिया उसमें ये बताया है कि जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है बाय 7.7% इन द करेंट फिजिकल ईयर, यानी कि वो बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं दिया है। और सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज ने ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, वो है एक एग्रीकल्चर और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया है, मोबिलिटी कम रही है। तो इन्हीं 2 सेक्टर्स की वजह से जो इकोनॉमी है थोड़ा सा ग्रोथ पे रहा है। अदरवाइज जो हमारा जीडीपी रहा इस फिजिकल ईयर के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 7.7% रहा है एज कंपेयर टू 4.2% लास्ट ईयर 4.2% का ग्रोथ हुआ था, जबकि इस बार -7.7% में चला गया है। तो ये थी 2 न्यूज। अगर आप इसके बारे में पता करना चाहते हैं कि एनएसओ क्या होता है, जीडीपी क्या है, बहुत सारी चीजें जो मैं, तो आप मेरा कल का जो एडिटोरियल डिस्कशन था वो जाके देख सकते हैं। नाउ इकोनॉमी पेज पे 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहला है स्पेक्ट्रम को लेके, यानी कि बैंडविड्थ को लेके, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी ने अनाउंस किया है। डीओटी ने ऑक्शन जो है 4G के लिए, जो ऑक्शन था 4G स्पेक्ट्रम के लिए जो ऑक्शन था वो उसने अनाउंस कर दिया है, जिसके लास्ट डेट होगा 5 फरवरी तक एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज जो कि बिडिंग करेंगी वो है भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और रिलायंस जियो। अब भारती एयरटेल और वोडाफोन इंडिया जो है उनके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो अपना पहले का जो उनका लाइसेंस है उसको रिन्यू कर सके या फिर जो नया लाइसेंस है वो ले सके। लेकिन रिलायंस जियो जो है वो बिड करने वाला है फॉर न्यू स्पेक्ट्रम एज वेल एज टू रिन्यू द ओल्ड लाइसेंसेज दैट दे होल्ड। तो ये थे 3 बिडर्स। अब बात करते हैं कि ये ऑक्शन क्यों हो रहा है। जो 4G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन 2016 में हुआ था और इसकी जो गवर्नमेंट ने जो मेगाहर्ट्ज ऑफर किया था वो था 2354.55 मेगाहर्ट्ज और उसका प्राइस रखा गया था 5.60 लाख करोड़, राइट। और इसका जो कलेक्शन टोटल गवर्नमेंट कर पाई थी वो थी ऑफ अराउंड 40%। लेकिन इसका जो लाइसेंस है वो 2021 में एक्सपायर होने वाला है, इसलिए अब ऑक्शन की डिमांड आई है, ऑक्शन होएगा। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता क्या है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होती है। अब आपको पता है कि मुझे अगर किसी को कॉल करना है तो उसके लिए मुझे एक बैंडविड्थ चाहिए होगा, मुझे सिग्नल्स चाहिए होंगे, वेव्स चाहिए होंगे। सिग्नल्स और वेव्स नहीं होंगे तो मैं किसी को कॉल ही नहीं लगा पाऊंगी, ना तो आप इंटरनेट यूज कर पाओगे ना तो किसी को कॉल लगा पाओगे, राइट। अब इस वेव्स को, इन एयर वेव्स को, जो सिग्नल्स जो कैरी करती हैं उनको कहते हैं एयर वेव्स। अब इन एयर वेव्स को लेने के लिए ऑक्शन की जाती है और ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं। इनका जो इनका एक टाइम फ्रेम होता है वो है 20 ईयर्स तक का और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होती हैं। तो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे और इस टाइम पे जो कि एक सर्वे आया था उसमें ये पता चला है कि सेलफोन का यूज, टेलीफोन, इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है, स्पेशली इन द रूरल एरिया। अगर आपको याद हो अप्रैल मई के मंथ में एक सर्वे आई थी जिसमें ये बताया गया था कि रूरल जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा इंटरनेट यूज कर रही है। तो यूसेज इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए 4G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन की भी नीड आ गई है क्योंकि हमें डिमांड सप्लाई को मेंटेन करना है। तो ये था स्पेक्ट्रम और उसके ऑक्शन को लेकर न्यूज। Now the next very important news in the economy page is about the USTR. USTR targets India, Italy, Turkey on digital taxes but holds off on tariffs. जब कोविड इंडिया में आया था और प्योर लॉकडाउन हो चुका था, पूरा लॉकडाउन हो चुका था, तो इंडिया ने डिसीजन लिया था कि वो यूएस की जो यूएस नहीं, जो ई कॉमर्स कंपनीज है उन पे वो कुछ टैक्सेस लगाएगा जो कि 2% के अराउंड था। लेकिन इससे यूएस खुश नहीं था क्योंकि एक तरीके से इन 3 कंट्रीज ने क्योंकि एक तरीके से यूएस की जो मेजरली जो ई कॉमर्स कंपनीज है वो यूएस की ही हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन वगैरह। तो इन पे ज्यादा इफेक्ट आने वाला था। तो इस पे एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसका रिपोर्ट कल आया है। इस इन्वेस्टिगेशन को कहा गया था सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिजिटल टैक्सेस। इसने जो रिपोर्ट दी है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल रूल में या फिर जो बाइडेन जो आने वाले हैं उनके प्रेसिडेंशियल रूल में यूएस भी कुछ स्टेप्स उठा सकता है अगेंस्ट दिस टैक्सेस जो कि
इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस की या फिर ई कॉमर्स कंपनीज के ऊपर लगाई थी। इस आर्टिकल में, इस न्यूज में ये बताया गया है 25% टैरिफ्स ऑन फ्रेंच कॉस्मेटिक्स, हैंडबैग्स एंड अदर इंपोर्ट्स वैल्यूड एट अराउंड $1.3 बिलियन एनुअली इन रिटेलिएशन अगेंस्ट द फ्रेंच डिजिटल टैक्सेस। तो इस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है। स्पोर्ट्स न्यूज में आज के लिए कुछ ज्यादा खास खबर नहीं है, इसलिए मैं स्पोर्ट्स न्यूज नहीं डिस्कस करूंगी। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एडिटोरियल पेज। तो एडिटोरियल पेज आज सिर्फ अमेरिका की न्यूज को लेकर आया है, जिसमें पहला आर्टिकल जो है वो लिखा है प्रताप भानु मेहता ने, जो कि कंट्रीब्यूटिंग एडिटर है इन द इंडियन एक्सप्रेस। उन्होंने बताया है अबाउट द अटैक जो अमेरिका में हुआ है, बाय अमेरिका हुआ है, राइट। और उन्होंने ये बोला है कि यूएस माइट रिकॉइल फ्रॉम कैपिटल सीज बट इट्स डेमोक्रेसी विल रिमेन ड्रिवन बाय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है, इस आर्टिकल में कुछ वर्ड मीनिंग है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता होंगे तो आप आर्टिकल को समझ ही नहीं पाएंगे। पहला है रिकॉइल। रिकॉइल का मतलब होता है टू फ्लिंच बैक, डर जाना और वापस से अपने शेल में चले जाना, बिकॉज ऑफ फियर, हॉरर और डिस्गस्ट, राइट। तो यूएस माइट रिकॉल फ्रॉम कैपिटल सीज। सीज का मतलब होता है घेराबंदी, ना तो आप कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। तो कैपिटल सीज वहां पे जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जहां पे वो लोग बैठते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, जो उनका एरिया है, उसको यूएस ने कल तहस नहस कर दिया। तो उसी के बारे में है। बट इट्स डेमोक्रेसी विल रिमेन ड्रिवन। ड्रिवन का मतलब होता है स्प्लिट हो जाना। वो इसमें कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है यूएस की, वो तब भी अंदर से टूट जाएगी, बिकॉज उनके अंदर इतनी सारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इस आर्टिकल में प्रताप भानु मेहता ने यूएस के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में बताया है। उन्होंने 3 चैलेंजेस भी बताए हैं कि ये 3 चैलेंजेस अंदर यूएस की डेमोक्रेसी को, यूएस की हिस्ट्री को कैसे चेंज कर सकता है। तो इसमें उन्होंने एक बहुत बड़े अमेरिकन लॉयर होते थे, ओरेटर थे और कांग्रेसमैन भी थे, जो कि अक्टूबर 1799 से जुलाई 1859 तक रहे थे। उनका नाम था रूफस शाउट। उन्होंने उनकी लाइन इसमें कोट करी है। उस लाइन ये है, वी हैव बिल्ट नो टेम्पल्स बट द कैपिटल एंड वी कंसल्ट नो कॉमन ओरेकल बट द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि उन्होंने टेम्पल्स नहीं बनाए, उन्होंने कैपिटल बनाए हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बातें होती हैं। इस आर्टिकल में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने इस आर्टिकल में जो डर है उसके बारे में बताया है। पहला ये कि कल जो भी कुछ भी हुआ, वहां पे अटैक हुआ, काफी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों में डर बैठा दिया गया, ये एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप ने ही इंस्टिगेट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को बोला, उनको उकसाया, क्योंकि वो इलेक्शन में हार गए हैं। और इलेक्शन में सिर्फ हारे ही नहीं है, इलेक्शन में बहुत गंदे तरीके से हारे हैं। उन्हें जो वोट्स मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 46.9% है। अब इसका रीजन इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रेसिस्ट काफी हैं, ऐसा माना जाता है, और वो वाइट पीपल को ज्यादा फेवर करते हैं रादर ब्लैक लोग पीपल को। लास्ट कुछ महीने पहले एक ब्लैक पर्सन का वहां पे एनकाउंटर भी हुआ था, जिसको लेकर कि यूएस के लोगों में काफी गुस्सा भी रहा था। और यही एक रीजन भी है कि उनको इतने ज्यादा वोट से हारना पड़ गया। अब इस आर्टिकल में प्रताप भानु मेहता ने ये बताया है, 3 चैलेंजेस के बारे में बताया है। पहला चैलेंज है रेशियल। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप वाइट पीपल को ज्यादा फेवर करते हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर वहां पे कोई और प्रेसिडेंट होता तो कल जो हुआ वो ना होता। दूसरा ये है कि वहां पे जो पुलिस थी, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था जिसको कंट्रोल करना चाहिए था, वो चाहती तो इस चीज को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, प्लस उस चीज को प्रमोट किया। तो ये भी एक संभावना बताई जा रही है कि वहां का जो सिस्टम है, जो वहां का स्टेट एजेंसी है, वो खुद ही पार्टीशन हो चुकी है, खुद ही स्प्लिट हो चुकी है। और तीसरा चैलेंज जो है वो ये बताया गया है कि वहां पे जो यूएस है वो मिलिट्राइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। वहां पे बहुत ज्यादा ही चीजें
बायस्ड हो चुकी हैं, न्यूट्रल नहीं रह गया है। तो ये 3 चैलेंजेस के बारे में इस आर्टिकल में उन्होंने बताया है और ये बोला है कि ये जो टाइम है ये इतना स्मूथ नहीं होने वाला है। बाइडेन जब ओथ लेंगे तो क्या रहेगा सिनेरियो तब का नहीं पता, लेकिन अभी जो कुछ भी चल रहा है वो इतना स्मूथ नहीं रहने वाला है और इतनी जल्दी वो खत्म नहीं हुआ। ये चीज काफी लंबे समय तक चलेगी क्योंकि यूएस के अंदर ही इतनी सारी डिस्टर्बेंसेस आ चुके हैं। आइडिया पेज का ये जो आर्टिकल है, बोलने भी मत दो यारो, ये लिखा है संजय रजौरा ने, जो कि सटायरिस्ट हैं। पिछले कुछ टाइम में एक स्टैंड अप कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, उन्हें इंदौर में अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट भी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, नहीं, कुछ लोगों ने उनके कुछ जोक्स को सुना एंड दे फेल्ट दैट द जोक्स जो वो क्रैक कर रहे थे दैट वाज अगेंस्ट हिंदू गॉड्स। तो उन्होंने क्या किया, उनको पकड़ लिया, उन्हें परेशान किया और थोड़ा सा और भी कुछ मारा पीटा होगा और उनको ले जाके खुद ही पुलिस को दे दिया। तो इस पे संजय रजौरा ये कह रहे हैं कि अगर ये दिन इंडिया के हिस्ट्री में अगर ये दिन आ गया है जब लोग पुलिस पे भरोसा ना करके खुद ही लॉ को अपने हाथ में ले रहे हैं और वो खुद ही डिसाइड कर ले रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है। स्टैंड अप कॉमेडियंस का ये मतलब होता है, स्टैंड अप कॉमेडियंस का काम ये होता है कि वो जोक्स क्रैक करते हैं और वो ह्यूमंस को लेके या फिर किसी भी चीज को लेके वो जोक्स क्रैक करते हैं। अब मुनव्वर ने इसमें ये बोला, मुनव्वर फारूकी ने ये बोला जब वो अरेस्ट हो गए, उन्होंने ये बोला कि मैं तो जोक्स इस्लाम पे भी, इस्लाम जो रिलीजन है उसको लेकर भी क्रैक करता हूँ, बट मेरी जो भावना है वो ये नहीं है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं या किसी को क्षति पहुंचाऊं, मैं एकदम भी ये नहीं चाहता। लेकिन तब भी लोगों ने उनको अरेस्ट करवा दिया, ले जाके खुद ही पुलिस में डाल दिया। तो उन्होंने इसमें ये बोला कि हम 40 साल में जाने भी दो यारों से पहुंच चुके हैं, बोलने भी मत दो यारों, यानी कि आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो भी आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। अब उन्होंने इसमें सेक्शन 295A के बारे में बताया है। सेक्शन 295A ये कहता है कि आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते हो और ना ही उनको नुकसान पहुंचा सकते हो। तो ये था सेक्शन 295A। लेकिन सेक्शन 295C पाकिस्तान में प्रैक्टिस होता है, वो वहां पे सेक्शन 295C है जिसको कहते हैं ब्लास्फेमी लॉ, जहां पे लोगों को डेथ पेनाल्टी तक भी दी जाती है अगर आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। तो इसमें इस आर्टिकल में उन्होंने 2 एग्जांपल्स दिए कि पाकिस्तान में अभी कुछ टाइम पहले एक सलमान तसीर थे, उनको असैसिनेट कर दिया गया था उनके खुद के बॉडीगार्ड ने, जिसका नाम था मुमताज कादरी। और एक और लिंचिंग हुई थी मशाल खान का, जो कि एक स्टूडेंट था मर्दान में खैबर पख्तूनख्वा का। तो ये 2 एग्जाम्पल साइट करके वो ये कह रहे हैं कि लोगों के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो डिसाइड करें कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। अगर आपको कोई बात बुरी लगी तो आप जाके एफआईआर कर दो, पुलिस में कंप्लेन कर दो, बट ये मतलब नहीं बनता कि अच्छा आपको पसंद नहीं आई कोई बात तो आपने जाके उस इंसान को पकड़ा, मारा पीटा और ले जाके पुलिस में दे दिया या फिर उसको मारी डाला ऑन द स्पॉट। क्योंकि वंस अ मॉब इज एम्पावर्ड नो वन इज सेफ। एक बार कुछ लोग पावर में आ जाएं, गुंडागर्दी करने लग जाएं, तो फिर कोई भी सेफ नहीं रहता है। इसमें उन्होंने ये भी बोला, if your religious sentiments are hurt, you have the right to file a complaint with police, but citizens cannot be self-proclaimed extension of the police, acting as vigilance or dragging people to the police station. और अगर ऐसा होता है तो this is the final nail in the coffin. तो इस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया है। So guys, if you like this news analysis and editorial and idea page analysis, then please like, share and subscribe. See you tomorrow with the news analysis of tomorrow. Till then, bye bye, take care.